पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किसी परीक्षा में 51 आपके परीक्षार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। 51% क्या हुआ बच्चा आपका अंग्रेजी में फेल कर गया। अब कहता है कि 45% बच्चा जो होता है वो आपका गणित में फेल कर जाता है। आपको फेल नहीं करना है, आप ना अंग्रेजी में फेल कीजिएगा ना गणित। अभी तो फिलहाल पीसीएम क्रॉस कर देना है, पीसीएम क्रॉस कर देना है। किसका? पीसीएम, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों को बिल्कुल इक्विवेलेंट तरीका से इन कर देना है। अब कहता है कि यदि 21% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो 169 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, इतने पास हो गए, तो परीक्षा में कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए होंगे? आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाया है? दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस पैनल। ठीक है, नेक्स्ट, ये मेरा कुछ नहीं था इसमें। अब चलते हैं आपके टू द पॉइंट टॉपिक पे, और टॉपिक से इस क्वेश्चन को देखते हैं कि जरा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बेटा आपके सामने जो क्वेश्चन है, जरा सा इस क्वेश्चन को पढ़िए और लिखिए। कहता है किसी परीक्षार्थी में 51% अंग्रेजी में फेल कर गया। मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितना, मान लेते हैं 100, मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितना है, तो 100 है। यानी टोटल परीक्षार्थियों का संख्या जो है, टोटल एग्जामिनर्स या परीक्षार्थी जो है वो आपका 100 है। या टोटल स्टूडेंट परीक्षा, हाँ क्या कहता है, किसी परीक्षा में 51% परीक्षार्थी, तो मान लो कि टोटल स्टूडेंट विद्यार्थी जो है वो टोटल परीक्षार्थी आपका 100 है। मान लेते हैं, मानने की चीज़ है तो मान ही सकते हैं, बिल्कुल मानने का कुछ भी मान सकते हैं। 100 बच्चा है, इसमें कहता है कि जो बच्चा अंग्रेजी में फेल हुआ था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैट फेल इन अंग्रेजी, अंग्रेजी में फेल करने वाला बच्चा कितना है, तो 51% है। तो बिल्कुल 100 में 51% यानी 51 को बच्चा होगा। अरे 100 का 50%, 50 रुपया होता है ना, तो 51 को बच्चा अंग्रेजी में फेल कर गया। अब कहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो गणित में फेल कर गया है, तो गणित में फेल करने वाला कितना है, तो 45% यानी 45 को फेल कर गया। अब कहता है कि दोनों में जो फेल किया है, अंग्रेजी में भी और गणित में भी, दोनों में जो फेल किया है, तो बच्चा जो इंग्लिश में भी फेल किया है और मैथ में भी फेल किया है, वो आपको कितना दिया हुआ है, तो वो आपको 21 दिया हुआ, 21%। अब जरा जोड़ो तो आपको पागल हो जाइएगा आप। ये 51%, ये 45% है, 21%, तो परसेंटेज तो 100 में निकाला जाता है। यहाँ आ कितना रहा है, 51 + 45 + 21, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 5 2 7 हो जाएगा और 9 2 11 हो जाएगा, यानी क्या 117% हो जाएगा। ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं। 100 बच्चा है, 117 को बच्चा आ गया, तो 17 को कहाँ से आ गया भाई? तो इसमें आपको कुछ सोचना होगा। क्या सोचना होगा जरा देखिएगा। इसका मतलब है कि ये 21 बच्चा जो है ये इसी दोनों में से कोई लिया गया है। तो ऐसे बच्चे का संख्या निकालिए जो केवल आपको किस में फेल किया है, केवल अंग्रेजी में फेल किया है, मैथ अंग्रेजी में नहीं। तो 51 को बच्चा फेल किया था अंग्रेजी में, जिसमें 21 बच्चा मैथ अंग्रेजी दोनों में फेल किया है। 21 को घटा दीजिएगा तो अंग्रेजी में फेल करने वाला बच्चा केवल अंग्रेजी में 30 बच्चा फेल किया होगा, और 21 ऐसे बच्चा है जो मैथ और अंग्रेजी दोनों में फेल किया, तो 30 को खाली अंग्रेजी में फेल किया होगा। वैसे ही खाली मैथ में फेल करने वाला, केवल मैथ में फेल करने वाले बच्चे जो होंगे वो हमारा कितना है, तो 45 में से 21 को घटा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 24 बच्चा आपको फेल किया किस में, तो आपको फेल कर रहा है, केवल गणित में फेल कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल्ड स्टूडेंट है वो कितना होगा, सो देखिए टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, तो टोटल फेल करने वाला स्टूडेंट कितना हो जाएगा, या एग्जामिनर कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो जो टोटल बच्चा फेल किया, तो 30 बच्चा फेल किया आपको अंग्रेजी में, 24 बच्चा फेल किया आपको मैथ में, और दोनों विषय में फेल करने वाला 21 बच्चा है। तो टोटल बच्चा जो फेल कर गया वो आपको 75 बच्चे फेल कर गया। बच्चा कितना था, 100, फेल कितना किया, 75 को, फेल कितना किया, 75 को। तो कहने का मतलब ये है, तो अब पूछ रहा है आपको कि 169 परीक्षार्थी में 169 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका 100 परीक्षार्थी था तो आपका पास कितना किया, तो पास कितना किया यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो टोटल पास कितना करेगा भाई, तो 100 था, 100 में 75 को फेल कर गया, तो बचा कितना, पास 25 को पास किया, यानी 100 स्टूडेंट में 25 स्टूडेंट आपका पास कर रहा है, 75 को आपका फेल कर रहा है।
75 को क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। और 100 में पास कितना कर रहा है, तो मात्र 25 पास कर रहा है। तो एक में कितना हो जाएगा, तो 25/100 हो जाएगा। कितना में पूछ रहा है, तो 169 गो बच्चा बैठा है। कितना बच्चा बैठा है, 169 गो बच्चा पास किया है। तो चलिए यहाँ से उल्टा कर दिए हैं, इसको जरा सुल्टा कर दे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा सुल्टा में क्या होगा। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा क्या करने जा रहे हैं। इसको उल्टा कर देते हैं, सुल्टा निकालना था तो सुल्टा करके ही निकाल देते हैं एक ही बार में। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि आपका 25 बच्चा पास करता है कब, जब 100 बच्चा बैठता है तब। तो एक बच्चा पास करेगा कब, जब 100/25 यानी 4 गो में एगो पास कर रहा है। 25% रिजल्ट है यानी 4 गो में एगो पास कर रहा है। तो 169 गो बच्चा पास कर रहा है, इसका मतलब टोटल जो बच्चा बैठा होगा वो कितना बैठा होगा, तो 169 इतना बट्टा 25, 4 से गुना कर दीजिए, इसको 4 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 900, 676 कितना आ जाएगा 676 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट, तो 676 बच्चा बेटा बैठा होगा परीक्षा में, तो 169 को पास किया होगा। यानी 676 बच्चा क्या होगा, परीक्षा में बैठा होगा। यहाँ से 4 चौक 9 चौक 36, ठीक है, ये 9 है, 9 चौक 36, 6 चौक 24, 3 24, 3 27, 4 2 6, यानी 676 बच्चा जो है वो आपको पास किया कि यानी बैठा। टोटल परीक्षार्थी कितने थे, तो 676 को बच्चा था जिसमें आपका 169 पास किया। तो ये एक बेसिक और बहुत सिंपल तरीका था जिससे हम आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने क्वेश्चंस करवाया था, तो ऐसा क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम से बनता है और वेन डायग्राम से ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, तो ये करने की आवश्यकता वहाँ नहीं है। जैसे हम बताए हैं बिल्कुल वैसे ही आपको कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, जब कपड़े का मूल्य 25% घट जाता है, ठीक है, तो उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो बिक्री से प्राप्त धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले कुछ और सिस्टम चल रहा था, प्राइस कुछ और था, रेट कुछ और था, तो बिक्री कुछ और होता था उसका। अब कह रहा है कि कपड़ा का मूल्य घटा दिया गया, 25% से घट गया है, तो 20% दुकानदार का बिक्री बढ़ गया है, तो पहले और अब में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सा चीज़ है, मान लेते हैं कि पहले जो है बिफोर का कहानी हम बताते हैं कि पहले जो था वो मान लेते हैं कि मूल्य आपका 100 रुपया था। मूल्य कितना था आपका, 100 रुपया था। ध्यान से देखिएगा, केवल देखते रहिएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपका पहले मूल्य कितना था, तो मूल्य आपका 100 रुपया मान लेते हैं, परसेंटेज था तो 100 रुपया था, और उसकी बिक्री भी होती थी तो वो 100 रुपया का होता था। यानी कॉस्ट प्राइस जो बेचा जाता था उसका सेलिंग प्राइस वो भी कितना था, 100 रुपया। तो उसको टोटल प्राइस कितना, टोटल का सेल कितना कर देता था दुकानदार, तो टोटल का सेल बेचारा 100 गुने 100, यानी कहने का मतलब कि बेचारा 10,000 का दुकानदारी कर लेता था। कितना का, तो 10,000 का दुकानदारी आपको कर लेता था। दुकानदार जो था वो कितना का, तो 10,000 का दुकानदारी वो कर लेता था, ठीक है पहले। बाद में क्या हुआ कि मूल्य आपका घट गया 25%, तो मूल्य बाद का क्या हो गया, बाद का जो मूल्य हो गया वो आपका घट के कितना हो गया, तो पहले 100 था, अब हो गया 75 रुपया। अब कितना हो गया, 75 रुपया, ठीक है। अब आपका हो गया 75 रुपया, ठीक है। तो 75 रुपया अब का मूल्य हो गया, तो उसका सेलिंग जो था वो एसपी आपका सेलिंग कितना बढ़ गया उसका, तो सेलिंग उसका बिक्री जो बढ़ गया उसका कहानी दिखाते हैं। उसका सेलिंग जो था वो आपका बढ़ गया 20%, तो पहले 100% था, तो अब कितना हो गया 120 हो गया। तो अब जो उसके पास टोटल सेल से पैसा आता था, टोटल सेल से वो पैसा कितना आया, पैसा आपको आ गया कितना, 75 गुने 100, 75 गुने 100, यानी क्या आपको उसको जो पैसा आ गया वो कितना आ गया, 75 गुने 120 ना, 75 गुने 120 बढ़ गया है सेल, तो 75 गुने 120 कर देंगे और पैसा जो आ जाएगा वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि उसका पैसा कितना आ जाएगा। तो ये लिख देंगे 75 इंटू 120, अब इतना रुपया उसको आ गया। अब इसको गुना करो तो 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 या 6, 84 या 6 कितना हो जाएगा, 84 6 90, यानी क्या 9,000 रुपया उसको आ रहा है। पहले बेचारा कितना का काम करता था, तो 10,000 का धंधा कर लेता था। अब जो उसका धंधा हो रहा है वो कितना का हो रहा है, तो 9,000 का हो रहा है। तो अब उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना, तो उसको लॉस जा रहा है बेटा। अब उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, तो 10,000 पहले था, 9,000 का दुकानदारी अब हो रहा है। इसका मतलब है कि बेचारा को 1,000 रुपया का नुकसान हो रहा है।
कितना का 1000 का नुकसान हो रहा है। अब नुकसान कर रहा है कि कितना परसेंट का कमी हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज प्रतिशत कितना में लॉस हो गया, तो 1000 रुपया इसका है, 10,000 में 1000 रुपया बेचारा नुकसान करने जा रहा है, तो कमी कितना का हो जाएगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा, 1 0 ये इससे काट दीजिए, यानी 10% का उसका कमी हो गया। कितना परसेंट, 10% का शॉर्टेज जा रहा है दुकानदार को। कितना शॉर्टेज जा रहा है, 10% का। तो पहले मान लिए कि पहले मूल्य 100 रुपया था, 100 का सेल कर लेता था, यानी उसका सेलिंग जो था 100 के हिसाब से था, तो लगभग उसका 10,000 का बिक्री पर डे 10,000 रुपया कोई कपड़ा दुकानदार बेच लेता था। अचानक क्या होगा, कपड़ा का रेट घट गया, लेकिन उसका सेल बढ़ गया। सेल क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, कपड़ा का रेट घट गया, सेल बढ़ गया, तो पैसा मेंटेन होना चाहिए ना। तो मेंटेन तो किया सेल बढ़ाने के बाद, लेकिन 9,000 तक ही पहुंच पाया वो। ठीक है, तो 1,000 का उसको शॉर्टेज हो गया, तो 10,000 का 1,000 कितना, 10% का शॉर्टेज बेचारा को हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज से 12 वर्ष में अपने से दुगुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। तो वार्षिक ब्याज दर हम मान लेते हैं कितना, आर मान लेते हैं। ठीक है, तो कह क्या रहा है हमारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिएगा। कहता है कोई धन है, हम नहीं जानते हैं, तो मान लेते हैं कि 100 रुपया आपका धन है। कितना है, 100 रुपया। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल आपका 100 रुपया है, और कितना, तो रेट मान लिए है आर। ठीक है, यही निकालना था। टाइम आपको 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष के बाद इतना क्या हो जाएगा, 100, तो ये ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि धन आपका कितना हो गया, दुगुना हो गया। पहले 100 था, अब 100 में इसका इंटरेस्ट जोड़ दिए, तो धन दुगुना हो गया, कितना आ गया, 200 आ गया। यही तो कहानी था, 100 था, इसमें आर रेट लगा दिए, तो 12 वर्ष में इसका जो ब्याज आया वो 100 में इसके ब्याज को जोड़ दिए, तो पहले 100 था उसका दुगुना हो जाता है, अपने से दुगुना हो गया, तो 200 आ गया। यहाँ से आर का वैल्यू निकाल देना है, तो ये इससे कटिए गया, 100 को उधर घटा दो, तो इधर आ जाएगा 12 आर बराबर क्या, 200 माइनस 100, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 100/12। इसको काट दीजिए, आराम से काटिए, तो कितना आ जाएगा आपको, इधर आ जाएगा 4 × 12 और 25 × 4 = 100, यानी 25/3, यानी क्या 81/3%, यानी क्या हो जाएगा। यानी आपको कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो मूलधन राशि आप किसी को देते हैं उसका 8 यानी 25/3% रेट लगा के उसके पास अगर 12 साल छोड़ देते हैं, मान लो किसी को तुम 1 लाख रुपया दिया, ठीक है, और उसको 25/3% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप दे रहे हैं, उसका ब्याज दर जो सालाना है वो 25/3% से देते हैं, और 12 साल छोड़ देते हैं। आप लोग LIC का या बैंक का FD पॉलिसी देखते होंगे, तो बैंक भी बेटा वही करता है, लगभग 8 साढ़े 8% के करीब आपको ब्याज देता है। तो 8.5% ब्याज तो कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ता है, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट से इतना रहा, तो कंपाउंड में जो बढ़ जाएगा वो बैंक को प्रॉफिट जाता है। ठीक है, तो 12 साल के अंदर आपका पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो वही डबल कर दिए, तो पता चला कि इतना साल में मेरा पैसा दुगुना हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सा क्वेश्चन ही आएगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे खूबसूरत ही आएंगे। यदि किसी धन का साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 303 रुपया 60 पैसा हो जाता है, यानी आपको कहता है कि यदि किसी धन का साधारण राशि, ठीक है, यानी कोई राशि है, कोई मूलधन आपको दिया जाता है जिस पर 3 साल के लिए दिया जाता है, 4% ब्याज लगता है, तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाता है, साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो 303 रुपया 60 पैसा हो जाता है। अब कहता है कि जो धन आप दिए हैं उसी समय के लिए यानी 3 साल के ही और 4% पर ही चक्रवृद्धि ब्याज अगर उसका जोड़ा जाए तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, तो मान लीजिए कि हम किसी को 100 रुपया देते हैं, कितना साल के लिए, तो 3 साल के लिए देते हैं, और टाइम कितना है, रेट आपका कितना है, 4% के हिसाब से देते हैं, तब जो इंटरेस्ट हमारे पास आता है वो आपको 303 रुपया 60 पैसा जाता है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं। तो x = क्या हो जाएगा, 303.60 गुने 100, अब बटा में कितना आ जाएगा, 3 गुने 4। सिंपल है, इसको उड़ा दो, नीचे 100 आ जाएगा, इस 100 से 100 को काट दो, अब 3 बचा तो 3 से इसको काटो, 3 × 3 0, 3 × 3 3 दूनी 6 0, फिर 4 से इसको काटो तो 4 दूनी 8, ठीक है, बचा 2, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12 और 0, यानी क्या 2530 रुपया वो आदमी जो है उसको दिया होगा। किसको दिया होगा, 2530
₹330 ही वो 3 साल के लिए देगा 4% ब्याज के दर से। तो उसको कितना पैसा आपको जो दिया गया है वो ₹303 ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, यानी ₹2530 आप किसी को 3 साल के लिए 4% ब्याज की दर से देते हैं तो आपका 3 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? ₹303 हो जाएगा। अब कहता है कि इसी अमाउंट को, जो अमाउंट आपको दिया गया है ₹2530, इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज में 4% पर 3 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो उसका ब्याज कितना आएगा वही आपको निकालना है। तो हमको निकालना क्या है? इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले अमाउंट निकाल लेंगे, या डायरेक्ट इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में निकालिएगा तो उसका भी तरीका आपको हम बता देते हैं तो समझ में आ जाएगा कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे वो कहानी देखिएगा। नहीं, बेसिकली सिंपली बनाओ, पहले अमाउंट निकाल लो, या अमाउंट निकालिएगा तो अमाउंट आपका कितना आ जाएगा? तो अमाउंट आ जाएगा P गुने 1 प्लस R के जगह पर क्या? R बट्टा, फार्मूला पहले लिख देते हैं, R/100 ये होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? यानी ₹2530 पहले हम निकाल चुके हैं। 1 प्लस R आपको 4% दिया हुआ है और टाइम आपको 3 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, इसको काट दीजिएगा तो 25 आ जाएगा। तो यानी आपको कितना बचा? तो ₹2530 गुने 26/25 का होल क्यूब, इतना आपको ये आ गया। अब हमको निकालना क्या है? इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना हो गया? ₹2530 गुने 26/25, और इसमें से प्रिंसिपल यानी ₹2530 को आपको क्या करना है? घटा देना है। इसको घटा दीजिएगा तो घटाने के बाद जो आपका राशि आ जाएगा वो आपका ₹315.90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ₹315.90 के करीब आपका अमाउंट आ जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी आप अगर इसी को, तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं आया। 3 साल के लिए ₹2530 के वो 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर 4% की दर से अगर साधारण ब्याज पर दिया गया तो ब्याज आपको कितना मिल रहा था? ₹303 इतना मिल रहा था। उसी 3 साल को चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिए तो आपको कितना मिला? ₹315 मिला। कितना? ₹315.90 मिल रहा है। ठीक है, ये भी आपका बेसिकली और बहुत अच्छा और खूबसूरत क्वेश्चन था। मन लग रहा है? बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है बेटा। एग्जामिनेशन है तो क्या हो गया? ऐसे ऐसे तो आप बहुत एग्जामिनेशन दिए हैं, क्या इसमें कोई टेंशन है क्या? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप लोग 1-2 एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम का तो नंबर लगा हुआ रहता था। इतने परीक्षा दिया करते थे, इतने परीक्षा दिया करते थे कि माइंड एक्टिवेट रहता था। लगता था कि हाँ कुछ होने वाला, कुछ होने वाला है, नया कुछ होगा तब तो पता चलेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? किसी समबाहु, अगला क्वेश्चन जो आपके पास है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उसकी ऊंचाई का अनुपात होगा। यानी आपका समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, आपके सामने हम बना रहे हैं, ध्यान से देख रहे होंगे। ये आपका समबाहु त्रिभुज है, यानी सभी भुजा बराबर है, एक्स एक्स और एक्स, तीनों का तीनों भुजा क्या है? बराबर है। अब इस पर क्या कहता है कि बेटा इस पर लंब डाला जाता है, तो डाल दीजिए। ऐसे हम लंब डाल देंगे तो समबाहु त्रिभुज पर जो लंब डालते हैं तो वो इसको 2 भाग में डिवाइड कर देगा, x/2 कर देगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये जो आपका h होगा ना और इसके साइड होंगे उसका रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ से h निकाल दो। तो h बराबर पाइथागोरस थ्योरम को लगा दीजिएगा। जैसे ही पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? x² माइनस x/2 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x² माइनस x² बटा 4 आ जाएगा। यानी क्या? √3/2 √3/2 x आ जाएगा, √3/2 x आ जाएगा। तो h का वैल्यू आ गया, तो हमको h/x का मान निकालना ही था। तो h/x यानी साइड और उसके बीच का रेशियो, तो साइड और उसके बीच का रेशियो √3x बटा 2, साइड x है तो कट गया, कितना आया? √3:2 √3:2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास? या अगर इसका उल्टा पूछता तो क्या कह रहा है? उसकी ऊंचाई का अनुपात, यानी एक भुजा और ऊंचाई उल्टा दिए हुए, तो x को ऊपर कर देंगे, हाइट को नीचे कर देंगे, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 2/√3 आ जाएगा। ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल माइन्यूट क्वेश्चन पूछता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में रहना चाहिए। अचानक देखिएगा तो बस क्वेश्चन क्या कहता है, आराम आराम से उसको समझेंगे, कहीं कुछ हेजिटेट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं गिराना है, आराम आराम से समझते रहेंगे, सारा अच्छा होगा। पहले भी अच्छा हो रहा था, आज भी अच्छा होगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। कोई बड़ा बात है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं लगता है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहता है AB
वृत्त का व्यास है, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा ए बी आपका व्यास है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रहा है सो देखिएगा, जिसका केंद्र आपका ओ है, दिखाई दे रहा होगा। सी डी ए बी ई पर एक प्रकार, यानी सी डी और ए बी ई पॉइंट पर कट करता है, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा। डी ई आपका ई बी के बराबर है, डी ई यानी ये आपका इसके बराबर दिया हुआ, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। सी आपका 6 सेंटीमीटर है, सी आपका ये कितना है तो 6 सेंटीमीटर है, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ई डी आपका 2 सेंटीमीटर है, ई डी कितना दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर है, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सी आपका 6 सेंटीमीटर, ई 2 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। वृत्त का आपको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। और वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे कैसे, जरा सा दिमाग लगाइए, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सा क्वेश्चन हमको लग रहा है। वृत्त में एक फॉर्मूला बताए थे, वृत्त का एक फार्मूला तुम लोग को याद होगा, हम बार बार कहते हैं, उस फार्मूला से एक दो बार पहले भी क्वेश्चन बताएं कि ये जो वृत्त का एक फार्मूला होता है कि ए बी आगुने ई बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी आगुने डी, सी डी आगुने क्या हो जाएगा ई डी, सी डी आगुने ई डी। ऐसे हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये वृत्त का फार्मूला होता है। सी डी आगुने ए बी गुने ई बी, या ऐसे छोड़ो, इसको छोड़ो, या इसको इस दूसरे फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं, हम आसान फॉर्म कर देते हैं। ऐसा कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या ए ई आगुने ई बी अब बराबर आपका सी ई आगुने क्या ई डी हो जाएगा, सी डी गुने सी ई गुने ई डी, ए ई गुने ई बी बराबर सी ई गुने ई डी। ये आपका सिंपल बेसिक फार्मूला होता है, ये आपको बिल्कुल सिंपल आपको बेसिक फार्मूला होते हैं। अब क्या कीजिए, सबके वैल्यू को डाल दीजिए और यहाँ से आपको जो निकल रहा है वो निकाल दीजिए। तब हमारे पास दिया हुआ क्या है वो देखो, ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए ई गुने ई बी। ई बी आपको किसके बराबर है, तो ई बी आपका कहाँ दिया हुआ है, तो ई बी का वैल्यू डालिए, ई बी का वैल्यू आप डालिएगा तो ई बी कितना आएगा भाई, ई बी किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, ई बी बराबर डी, और डी ई आपका ई डी कितना दिया हुआ है, डी ई यानी ई डी आपका 2 दिया हुआ है, तो ये आपका ई डी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, तो सी आपका 6 दिया हुआ है, ई डी आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है। और ये भी ई डी ही था, तो ई डी से ई डी को तो काट दो पहले ही, तो आपका ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखो, एक सेकेंड, इसको हम काट ही देते हैं यहीं पे, यहाँ पर काट दिए तो हमारे पास बचा क्या, उसका कहानी देखिएगा, हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास क्या बचा, ए ई बराबर सी ई बच गया। तो सी ई आपका कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, सी ई कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, सी ई आपका कितना है, 6 दिया हुआ है, तो ए ई कितना के बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया, ए ई कितना के बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। अब ए ई जो आपका दिया गया है वो 6 के बराबर है, ठीक है। तो अब इसको हम आर के टर्म में अगर हम लिखे तो ए ई को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई को हम क्या लिख सकते हैं, आर, चाहे ऐसे लिखो, ए ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ ई लिख सकते हैं, और ये 6 के बराबर है, ए ओ आपका आर है तो आर प्लस ओ ई लिख सकते हैं, ये कितना के बराबर है, 6 के बराबर है, आर प्लस ओ ई बराबर 6, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आया। और ई बी जो है उसको क्या लिख सकते हैं, तो ई बी आपका कितना है, 2 के बराबर, तो ई बी को क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ई, ओ बी माइनस ओ ई लिख सकते हैं, ये आपका 2 आ गया। ओ बी आपका क्या है, आर, तो आर माइनस ओ ई बराबर कितना हो गया, 2, इसको 2 मान लो। अब दोनों में ओ ई है तो पहला और दूसरा को जोड़ दीजिए, सिंपल वे से जैसे ही जोड़िएगा तो ओ ई कट जाएगा, 2 आर बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही तो निकालना था, लेकिन आपको याद होना चाहिए, जो फार्मूला हम बताए हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो कॉर्ड जो दिया हुआ है तो ए ई गुने ई बी बराबर सी गुने सी डी के बराबर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था और यही इसका की पॉइंट था। इसमें की पॉइंट्स आपको यही थे, इसी की पॉइंट्स की मदद से, नहीं तो और दूसरा कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो बेटा उलझ जाइएगा, ठीक है। तो कितना खूबसूरत क्वेश्चन था, देखा, यही सब क्वेश्चन आता है, यही सब तो माइंड आईक्यू चेक करता है। पढ़ना क्या है, कुछ भी पढ़ना नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। चलिए लिख लीजिएगा, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि
एक गोलीय कोष को गलाकर ठोस गोला बनाया गया। ठीक है, एक आपका गोलीय कोष था, ठीक है, यानी बॉल उल जो होता है बैरिंग उरिंग चक्का उक्का में, उसका ठोस था, उसको गलाकर अब गोला बनाया जाता है। यदि ठोस गोले का आयतन खोखले भाग के आयतन के बराबर होता है। जो ठोस गोला था ना, उसका वॉल्यूम आपका खोखला जो गोला आया, खोखला अंदर में जो खाली वाला होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो कोष की वाह्यतम एवं आंतरिक त्रिज्या क्या होगा? तो जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि हम आपके सामने एक ऐसा बनाते हैं और एक ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तो आंतरिक त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर है और बाहर वाला का कैपिटल आर दिया हुआ है, ठीक है। तो और ये पार्ट जो है यही आपको मटेरियल यूज किया गया होगा, ठीक है। और आपको दिया हुआ क्या था कि पहले एक ठोस था, बीच में खाली नहीं था, तो उसका जो रेडियस था, और पहले ये इतना को ठोस था और इसी का रेडियस आपको आर था, जो इसका था उसका, इसी को गलाकर एक आपका ऐसा आकृति का बना दिया गया जो बीच में खाली है और इसको साइड से फैला दिया गया। इसका मतलब इस पूरा का जो एरिया होगा, इस पूरे के एरिया में से इस एरिया को घटा देंगे तो इस एरिया के बराबर होगा। यानी क्या आपको गोला है तो 4/3 पाई आर क्यू में से 4/3 पाई आर क्यू स्मॉल आर क्यू को अगर घटा देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है? 4/3 पाई आर क्यू के बराबर हो जाता है। यानी ये आपका सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो इसको गला दिया, इसको बना दिया, तो यही मटेरियल इसमें यूज हुआ जो लाल वाला दिखाई दे रहा है। बीच में इसमें खाली स्थान छोड़ दिए तो ये बड़ा हो गया शेप में, और इन दोनों का रेडियस क्या दे रहा है कि दोनों का बराबर है, अंदर वाला का और इसका, तो ये निकाल दिया। अब इसको क्या करो, सिंपल वे से सॉल्व कर दो। आप जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो कहानी क्या आ जाएगा वो देख लीजिए। यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कटिए जाएगा। यहाँ से क्या बचा, आर क्यू बराबर उधर चला जाएगा तो ये 2r क्यू हो जाएगा, ठीक है। 2r क्यू आपका हो गया। अब आर क्यू अपॉन आर अपॉन ये स्मॉल आर लिख दिए, तो इस पावर कितना हो गया, 3 बराबर 2 आ गया। तो रेशियो निकालना है तो r/r लिखिएगा तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लीजिए, तो 2 पे पावर 1/3 आ जाएगा, और इस 2 क्या हो जाएगा 1, 2 पे पावर 1/3 इस 2 1, यहाँ स्मॉल आर लिखिएगा, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर। तो कितना आया 2 पे पावर 1/3। तो ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था कि एक सॉलिड गोला था जिसका रेडियस आर था और इसको गलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, ठीक है। क्योंकि मटेरियल तो कम था तो बीच में खाली छोड़ दिया गया और उसको बड़ा कर दिया गया, तो मटेरियल उतना ही लगा होगा। अंदर वाला दोनों का रेडियस बराबर था तो बाहर वाला आर मान लिए, अंदर वाला आर मान दिए, बाहर वाला में से इस पूरा में से अंदर वाला को घटा दिए, वो वॉल्यूम इसके बराबर आया और सॉल्व कर दिए, आ गया जो आंसर आना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्या कहता है, साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 1 माइनस √3/2 है। तो आपको पूछ रहा है वैल्यू किसका, आपको थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन ए माइनस कॉस ए बराबर क्या दिया हुआ है, 1 माइनस √3/2 है, ऐसे 2 दिया हुआ है, ठीक है। 1 माइनस √3/2 आपको दिया गया है। अब इसका पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, तो स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर करो और इधर भी स्क्वायर करो। जैसे ही कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएंगे आपको कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा -2 साइन ए गुने कॉस ए। अब बराबर क्या आ जाएगा, तो इसको स्क्वायर करो तो 1 + 3 - 2√3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये पूरा 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन थीटा साइन ए गुने कॉस ए बराबर ये 4 -2√2 अपॉन क्या हो जाएगा 4। अब इसको और सॉल्व कर लो तो 4/4 1 हो जाएगा, 1 - 2√2। अब इस 1 से 2√2/4 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 से 1 क्या हो गया, कट गया। अब क्या बचा आपके पास, तो उधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस को उड़ा दीजिए, कट गया। अब इसको क्या करो, 2 दूनी 4 कर दो, कट गया। आपके पास क्या बचा, तो हमारे पास जो इधर बचा वैल्यू वो क्या बचा, तो यहाँ बचा साइन 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर क्या, साइन 2a। अब बराबर क्या हो गया, बराबर आपका आ गया √2 ऊपर में या नीचे 2 को लिख दो, √2 गुने √2 लिख दो। ये इससे कटिए गया, ये इससे क्या हो गया, कट गया। अच्छा 2√3 था, ओहो 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ। यहाँ पर √3 था, यहाँ पर √3 था, और यहाँ पर ये जो है आपका √3 है। कितना है, √3 है। तो ये कैसे कट जाएगा, ये आपका नहीं कटेगा, ये आपका आ जाएगा √3। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर में √3 या नीचे 2, ये कितना डिग्री हो गया, तो साइन 60 डिग्री हो गया। इससे क्या पता चला
कि 2a का मान जो है वो कितना के बराबर आ गया, 60 डिग्री के बराबर। तो a कितना हो गया, 30 डिग्री के बराबर। यही तो पूछ रहा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। वेरी गुड। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, शायद ये क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी जिसके 11 सेंटीमीटर लंबा चाप केंद्र पर r/4 नहीं π/4, π/4 रेडियन का कोण आंतरिक करता है। तो बेटा π/4 आंतरिक करेगा तो हमको पूछ क्या रहा है, रेडियस पूछ रहा है नहीं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कोण से भी चल सकते हैं, यानी यहाँ से भी चल सकते हैं और यहाँ से भी चल सकते हैं। हमारे पास दो दो रास्ता है, दोनों से पहुँच सकते हैं रेडियस की ओर। तो मान लो कि अगर 11 सेंटीमीटर है तो कोण दिया हुआ है, तो हम किससे चले तो हमारे पास बेहतर होगा। तो चलो हम पहले कोने से चल लेते हैं, चाहे रेडियस से चलते हैं, रेडियस से चल सकते हैं। तो रेडियस से अगर चलेंगे तो आपको पता क्या चलेगा कि 2πr किसी सर्कल का क्या होता है, परिमाप होता है या पेरीमीटर होता है, तब एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो 1 अगर होगा तो एंगल कितना बनेगा, 360/2πr के बराबर बन जाएगा। ठीक है, और 90 होगा π/4 यानी क्या, 11 सेंटीमीटर जब होगा तब कितना बन जाएगा, क्योंकि उसमें तो 11 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 11 होगा तो कितना बनेगा, तो 360/2πr गुने कितना हो जाएगा, 11 गुने कितना हो जाएगा, 11, ये आ जाएगा। और ये जो कोण आपको आया यही बेटा किसके बराबर दिया हुआ था, 90 की 45, π/4 यानी 45 डिग्री के बराबर था। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गया कि ये कोण जो है वो कितना, 45 के बराबर है। 11 बन रहा था कब, जब 45 था तब। और इससे क्या आया, तो बीच वाला ये आ गया। तो यहाँ रेडियस बीच वाला है, तो यहाँ से इक्वेशन को उठा लो, आर का वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, 360 डिग्री अपॉन कितना, 2πr गुने 11 बराबर कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करो, इसको इधर ले आओ। तो ये आपका हो गया 360 डिग्री गुने 11, 2 के जगह पर 2 रहने दो, पाई के जगह पर 22 लिखो, 7 को ऊपर ले जाओ। ठीक है, और ये 45 को इधर ले आओ, ये इधर आ गया, और बराबर क्या हो गया, आर। यही तो निकालना था। अब 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 90 बार में ये कट गया, 45 दूनी 90, यानी आर बराबर कितना हो गया, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको कई एक बताए गए हैं। का है 2πr कब बनता है पूरा सर्किल का, जब 360 डिग्री का कोण होता है। तो 1 आपका पेरीमीटर होगा तो इतना बनेगा। 11 दिया हुआ था तो 11 में इतना कोण बनेगा, और इतना कोण 11 में बना कितना कोण रहा था, तो π/4। यानी ये कोण जो बन रहा है 11 सेंटीमीटर चाप में, वो आपको 45 डिग्री के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने इसको बराबर कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, जो आंसर आना था वो आ गया। पढ़ने में मन लग रहा होगा, बहुत ही जबरदस्त सेट है, बहुत जबरदस्त सेट है। सारा क्वेश्चंस आपको डिफर करके लाए हैं। बार बार कह रहे हैं आराम आराम से स्लोली पढ़ो, लेकिन याद रखो बेटा, ये 72 घंटा हमको दे दो। हम बार बार कह रहे हैं कि 3 दिन का समय हमको दे दीजिए, आप बहुत पछताइएगा। अगर आप नहीं दीजिएगा 3 दिन हमको समय, तो आप बहुत पछताइएगा। बिहार वाले जितने भी बच्चे हैं, हम सबसे आग्रह करते हैं कि आप लोग 72 घंटा हमको दे दीजिए। 72 आवर्स आपके लाइफ के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी पॉइंट साबित होगा, बहुत ही गोल्डन पीरियड साबित होगा पूरे लाइफ में। आप इसको दे दीजिए हमको। अब क्या कहता है, उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी जिसमें 11 सेंटीमीटर लंबा चाप r/4 रेडियन। अच्छा, वही सेम क्वेश्चन था, r/4 नहीं, सेम क्वेश्चन था। अब कहता है एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं की लंबत क्रमशः आपको कितना दिया गया है, लंबाई दिया गया है इतना और इतना। यानी आपका ये आपका ट्रेपेजियम दिया गया। क्या दिया गया है, ट्रेपेजियम दिया गया है। तो जरा सा ट्रेपेजियम का आकृति बना लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि दिया हुआ है। ठीक है, और एक भुजा आपका 32 है, तो छोटा वाला 32 हो जाएगा और बड़ा वाला आपका 46 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहता है कि यदि बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 25-25 है, ये भी आपका जो बराबर नहीं है, यानी यदि जो बराबर नहीं है ये 25 दिया हुआ और ये भी क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करो, हम बताते हैं। यहाँ से क्या कीजिए कि एक पैरेलल लाइंस खींच के पैरेललोग्राम को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, अभी 46 था तो 46 में यहाँ से यहाँ तक बेटा आपका 32 हो जाएगा। 32 हो गया
46 में से 32 को घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, यानी आपका द्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, बीच से यहाँ कीजिए लंब डाल दीजिए। ठीक है, लंब डालने के बाद ये आपका जैसे ही ये साइड इसके बराबर है तो इसका मतलब ये आपको 2 भागों में बांट देगा, ये आपको 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लीजिए जो हाइट आ रहा है इसका, तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 का 625 हो जाएगा, -49 हो जाएगा, यानी आपको 576 के बराबर होगा, और ये 576 आपको 24 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, तो h आपका 24 आ गया। ठीक है, अब हमको आइडिया निकालना है इसका, तो इसका आइडिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब क्या, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स आपका क्या दिया हुआ है, 40 प्लस 32 दिया हुआ है, गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, दोनों के बीच में लंबा दूरी, तो कितना आया है 24 आया है। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको काट दो तो ये 12 बार में कट जाएगा। अब इसको जोड़ दो तो 6 2 8 हो गया, 4 3 7 हो गया, गुने 12 हो गया, 12 8 96, हाथ में 9, 12 7 84 और 9 कितना हो जाएगा 84 और 9 903, 84 और 9 93, यानी 936 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 936 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ था क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं था। तो बड़ा क्वेश्चंस, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा डाटा देता है, वो आसान क्वेश्चंस होता है। लेकिन बेटा याद रखो, हम बार बार एक चीज़ कह रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, कुछ सोच समझ के कह रहे हैं यार, 3 दिन हमको समर्पित कर दीजिए। हम बार बार कहते हैं कि जो बच्चा विश्वास करके 3 दिन हमको दे देगा, याद रखो प्रत्येक क्वेश्चन के बाद रिपीट करने के पीछे मेरा आत्मा कहता है, बिल्कुल कह रहा है कि आप 3 दिन हमको दीजिए, आपका रिजल्ट बहुत बेस्ट होगा। रट जाइए, चाट जाइए, ना समझ में आता है क्वेश्चन समझिए, आंसर याद कर जाइए, आप बिल्कुल देखते रहो बार बार, जब तक पूर्ण रूप से मेमोराइज नहीं हो जाता। ठीक है, ये बार बार कहते हैं, इसको माइंड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य नदी के किनारे खड़े होकर देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, स्थित एक वृक्ष का उन्नयन कोण 45 होता है। जब वह किनारे से 50 मीटर पीछे हट जाता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री पर रह जाता है, तो नदी की चौड़ाई क्या हो गया। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मान लो कि आदमी जो है वह आपका नदी का चौड़ाई, मान लेते हैं कि नदी का चौड़ाई क्या है x है। आदमी इधर है और इधर से जब ऐसे करके देखता है, एक वृक्ष है लगा हुआ और इस किनारे से आदमी देख रहा है। हाइट मान लेते हैं वृक्ष का h मान लेते हैं। ठीक है, हाइट क्या है x मान लेते हैं वृक्ष का। तो कोण कितना बनाता है, तो किनारे से ये कोण कितना बना रहा है, तो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। अब कहता है कि आदमी यहाँ से 50 मीटर पीछे हट जाता है। ठीक है, और तब यहाँ से जब इसको देखता है तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। यही तो कहानी है। तो आपको पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, तो निकाल दीजिए। बी सिंपल, यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले 1045 ले लीजिए। 1045 बराबर 1 होता है, और 1 बराबर क्या है h/x हो जाएगा। इससे क्या पता चला कि x आपको h के बराबर है। पहला कहानी खत्म। दूसरा किस में चलना है, तो जिसमें चलना है उसको ले लीजिए। चलना क्या है दूसरा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए। तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, 10 कितना डिग्री 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। पहले ही वैल्यू लिख देते हैं। और h/ क्या हो जाएगा आपका, h/x + 50 हो जाएगा। हमको x का मान निकालना है तो h के जगह पर x डाल दीजिए। अब सॉल्व कीजिए इसको। तो ये इधर अगर आ गया तो क्या आया, x + 50 आ गया, और इधर √3 आ गया, h के जगह पर x डाल दीजिए। अब क्या कीजिए, x को उधर ले जाइए, 50 को इधर आने दीजिए, और √3, x को कॉमन ले लीजिए इधर ला के, तो √3 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया, 50/√3 - 1। शायद ये दिया है तो दिया है, नहीं तो परमयीकरण करके निकाल दीजिए। है दिया हुआ, डायरेक्ट दिया हुआ है। ये आपका ऑप्शन हो गया। तो हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन तो बेटा रहना ही रहना है, ट्राइगो का, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और फिर हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, 72 घंटा ये 3 दिन आप हमको समर्पित कीजिए, आपका रिजल्ट होना ही होना है, नो डाउट कि नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि यदि विभिन्न मदों पर खर्च से संबंधित पाई चार्ट आपको दिया हुआ है। मान लो पाई चार्ट क्या होता है, ऐसे करके हम बना देते हैं। अब दिया हुआ है 360 डिग्री, तो मान लो केंद्र पर कितना बन रहा है, 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 100% होगा। पाई चार्ट बनाने का यही नियम होता है, कितना परसेंट, 100% होगा। अब आपको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो 36 डिग्री पर, तो 1 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 100 बटा कितना
36 हो जाएगा। अच्छा 360 डिग्री, आज 36 पर पूछ रहा है तो 36 डिग्री पर कितना हो जाएगा 100 अपॉन 360 डिग्री गुने कितना 360 डिग्री गुने 36, तो 36 आएंगे क्या हो जाएगा 10, जीरो से जीरो कटा यानी कितना परसेंट 10%, यानी 36 डिग्री पर वैल्यू कितना आएगा 10% के बराबर आएगा। ये भी कोई क्वेश्चन था, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब कहता है कि निम्नांकित सारणी में दिए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें बारंबारता सबसे ज़्यादा कितना है तो आपको 39 दिया गया है। क्या दिया गया है 39 दिया गया है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे जरा सा सोचिए तो सही। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग से हमको बताने का मन वैसे नहीं कर रहा है, आप सोच के बताइए क्या होगा। उम्मीद है आप बना भी लेंगे। इसको बेटा बना लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ दम नहीं है। बारंबारता दिया हुआ डायरेक्ट मोड का फॉर्मूला ला के बना लेना, इसमें क्या सॉल्व करें। इस सब इसमें कुछ दम है, मोड मीन मीडियन मोड इसमें कोई दम नहीं। चलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे हैं। अब कहता है किसी श्रेणी के प्रत्येक पद में ए जोड़ने पर समांतर माध्य होगा। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है हमारा दो इक्वेशन यानी ए आप प्लस मान लेते हैं कि ए बी सी डी डॉट 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 किस में है एपी में है, तो दो को जोड़ेंगे ए प्लस बी बाई 2 हो जाता है। अब कहता है कि प्रत्येक में ए को जोड़ दिया गया है, तो न्यू अर्थमेटिक मीन हमारा क्या हो जाएगा सो देखिए। कब जो क्वेश्चन कह रहा है कि दो सब में ए जोड़ दिए, ए था पहले ए इसमें जोड़ दिए, बी था पहले दूसरा टर्म ए जोड़ दिए, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2। बात तो बराबर है, पहले ए था इसमें ए जुड़ गया, बी था पहले बीच में भी ए जुड़ गया, तो हमारे पास आया क्या, तो हमारे पास जो आ गया वो क्या आ गया ए प्लस बी अब प्लस 2a अब बट्टा क्या आ गया 2। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गया ए प्लस बी बाई 2 अब प्लस 2a बाई 2। अब ए से ए कट गया, आया क्या ए प्लस बी बाई 2 अब प्लस क्या आ गया ए। तो आप गौर से देखिए दोनों को, पहले यहाँ पर क्या आया था अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई 2, अब ए को दोनों संख्या में जोड़ दिया गया। वही कहता है किसी श्रेणी के प्रत्येक पद में ए जोड़ दिया जाए, तो ए में भी ए जोड़ दिए, बी में भी ए जोड़ दिए, सी में भी ए जोड़ दिए, डी में भी ए जोड़ दिए, तो रहेगा एपी में ही। कोई भी संख्या को आप जोड़िए घटाइएगा तो एपी में ही रहेगा। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी होता है, जब हम एपी पढ़ाएंगे ना तो वहाँ आपको हम समझाएंगे कि जोड़ने पर क्या आएगा, घटाने पर क्या आएगा, गुना करने पर क्या आएगा, किस में क्या होगा, ये सब प्रॉपर्टीज होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। आप लोग नहीं पढ़े होंगे, बुक लिखता है ना कोई पढ़ाता है और ना आप लोग कोशिश करते हैं। आप लोग का तो एक ही उद्देश्य होता है कि क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्वेश्चन बन गया चैप्टर खत्म, किताब का पूरा क्वेश्चन बन गया किताब खत्म। कहीं से कोई पूछ दे मुँह बात देंगे, वही किताब वही क्वेश्चन आएगा तो बना देंगे, बात खत्म है। उतना ही तो आपको रह गया है। अब यहाँ पर ये हो गया ए प्लस ए बी प्लस ए अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2 ए अपॉन 2, तो बढ़ कितना गया तो ए से इंक्रीज कर गया। क्या कर गया ए जोड़े तो ए से, तो क्या हो गया में ए से वृद्धि हो जाती है। क्या हो गया ए से वृद्धि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि यदि x और y वास्तविक संख्याएं हैं तो x और y में एक घात वाला, यानी पावर कितना है 1, यानी x टू दी पावर 1 और y टू दी पावर 1। ठीक है, समीकरण आरेख को तो आरेख को रिप्रेजेंट करेगा तो किसका, एक सरल आरेख को गुण को रिप्रेजेंट करेगा। x बराबर y का ग्राफ क्या आएगा, ये ग्राफ आएगा। तो ये कौन सा ग्राफ है, तो सिंपल आरेख है। क्या है, सिंपल डायग्राम है। कैसा का डायग्राम है, सिंपल। तो ये आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। अब आगे का क्वेश्चन है, ये भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। क्या कहता है 9x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 पूर्ण वर्ग होगा तो p का मान क्या होगा, तो इसको वर्ग में बदलिए। तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर आप प्लस 2, a के जगह पर क्या 3x आप b के जगह पर क्या लिखेंगे 4 आप प्लस क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, यानी ये आपका क्या आ गया तो 3x आप प्लस 4 का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग में बदल गया ना। तब आपको इसके जगह पर क्या डाला गया, तो यहाँ पर p के जगह पर जो आया वो क्या आ गया, तो p के जगह पर हमारे पास जो वैल्यू आया, एक काम करो इस x को बाहर निकाल दो पहले, 2 गुने 3 गुने 4 गुने x, तो हमारे पास वैल्यू क्या आया, तो ये वैल्यू आ गया। कौन सा वैल्यू 12। p के जगह पर क्या आ गया, यही तो आया, p के जगह पर क्या आ गया 12, यानी प्लस माइनस 12। हम क्या ले सकते हैं प्लस माइनस 12 ले सकते हैं। 2 गुने a गुने था 4 3 अच्छा 12 कहाँ 24 ना, 3 दूनी 6 6 चौक 24, ये कितना होगा 24। दिस इज योर आंसर, ये नहीं होगा 24 आ गया। यहाँ पर भी लिख दो भाई 24 आ गया समझ में। तो ये भी इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चंस है, ये भी बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है।
के गुणनखंड होंगे। आपको 4 टर्म दिया गया है तो तोड़ दीजिए, इसका गुणनखंड निकालना तो सिखाए हैं आपको। तो ये आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है, एक्स माइनस 1/x -5 दिए हुए। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो इसको क्या कीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर पहले तोड़ दीजिए, ताकि ये दोनों टर्म बराबर हो जाएगा। तो इस टर्म को कुछ मान लेंगे और उसके बाद a p t m q मान लेंगे, एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगा और फिर उसको सॉल्व कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -2 गुने एक्स गुने 1/x लिख सकते हैं। तो ये जो 2 आया यहाँ से कॉमन ले लिए, प्लस 2 x माइनस 1/x। अब ये 2 यहाँ से इधर आ गया, ये तो कट जाएगा तो -2, तो यहाँ बचेगा क्या -3। ये दोनों मिला देंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या आ गया हमको, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आ गया। कहाँ से कहाँ तक, ये जो वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ तक दिया गया था, ये वैल्यू आपको 1 - x का होल स्क्वायर के टर्म में आ गया। ठीक है, और प्लस में आपका क्या हो गया, तो 2x माइनस 1/x -3 आ गया। अब ये आपको यहाँ पर आ गया। अब इसी को फैक्टराइज करना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि लेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए। क्या लेट करते हैं हम कि x माइनस 1/x बराबर मान लेते हैं p। तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 2p -3 बराबर, बराबर कुछ नहीं, बराबर क्या, बराबर तो यहाँ कुछ है ये नहीं, तो नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अब इसी को फैक्टराइज कर देना है, तो आप फटाफट इसको क्या कीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। उम्मीद है अब आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा, बी सिंपल है। अब इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 3p -p -3। तो यहाँ से क्या p कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, p + 3 आ जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, p + 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आया, p + 3 और p - 1। p के जगह पर क्या माने थे, x माइनस 1/x प्लस 3 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x -1 हो जाएगा। x माइनस 1/x प्लस 3 और x माइनस 1/x बराबर -1 आ गया। ये भी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन दिमाग आपको लगाना होगा। तो ये सब इससे अच्छे अच्छे कैलकुलेशन तो हम आपको समझा दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है यदि a b c अचर है परंतु शून्य नहीं है। अचर है लेकिन शून्य नहीं है, यानी कोई कांस्टेंट है लेकिन शून्य नहीं है, तो 1 2 3 4 5 या -1 -2 कुछ भी हो सकता है। कहता है ax बराबर आपको -2b और ये दिया हुआ है। कहता है कि निम्नलिखित समीकरण में क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ये जो टर्म दिया गया है तो आपको चारों फार्मूला से चेक करना होगा। जैसे हम इसको पहले एक चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका a b c आपको दिखाई दे रहा होगा। तो x बराबर फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √अंडर b² -4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है, अब यहाँ डालो वैल्यू को, तो b के जगह पर क्या दिया हुआ है, -b यानी -4b। यहाँ क्या आ गया, -4b प्लस माइनस √अंडर b² के जगह पर क्या -4b, माइनस यहाँ था b² यानी 4b का होल स्क्वायर -4। a के जगह पर a दिया हुआ है तो a, c के जगह पर c दिया हुआ है तो c किस में, तो माइनस में है तो c लिख देंगे। अपॉन क्या हो जाएगा 2, a के जगह पर a है तो a। ये आ गया। हम एक एक करके चारों इक्वेशन आपको सॉल्व करना होगा, तो किसका हल होगा, तो इस सब को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस में ये आ रहा है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर आ गया आपको -4b आप प्लस माइनस, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16 क्या आ जाएगा आपका b² आ जाएगा, 16 आपका b² आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप 16 b² लिखेंगे अब माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आपका 4ac आ जाएगा, 4ac अपॉन क्या आ जाएगा, तो 2a आ जाएगा। अब यहाँ से -4b अब प्लस माइनस, यहाँ से 4 को कॉमन लो तो 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 4b² अब प्लस ac बच जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका 2a बच जाएगा। अब यहाँ से 2 को फिर कॉमन लीजिए तो यहाँ बचेगा -2b अब प्लस माइनस √अंडर 4b² अब प्लस ac अपॉन क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा सो देखिए, और यहाँ इधर क्या था, x था, आगे क्या आ गया, a को इधर लाओ तो ax या xa बराबर क्या हो गया, -2b अब प्लस माइनस √अंडर 4b²
आप प्लस AC आ गया। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। यही तो कहानी था, यही तो कहानी था। आ गया कि नहीं आ गया? तो पहले ही बार में आ गया। ax बराबर -2b प्लस -4b स्क्वायर प्लस AC आ गया ना, यानी आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका सही ऑप्शन होगा। तो ये भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? कोई समीकरण दिया हुआ है ये, ठीक है, और इसका मूल हमेशा है। तो क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा। ये एक्स स्क्वायर बहुत ही ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आपको दे दिया गया है। 2 10 अल्फा, ठीक है, गुने एक्स दिया हुआ है, एक्स -1 बराबर क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। ये आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चंस दिया हुआ है। आप पूछ रहा है कि इसका मूल क्या होगा, तो इसका मूल क्या होगा? तो डी का वैल्यू निकालो। तो डी बराबर क्या हो जाता है, जरा गौर से देखो। डी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर -4AC। तो बी स्क्वायर के जगह पर क्या? -2 10 अल्फा का होल स्क्वायर -4, ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर 1, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। आप जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो वैसे ही आपका कहानी क्या आ जाएगा, सो देखिएगा। तो ये हो जाएगा 4 10 स्क्वायर अल्फा, अब बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4, यानी डी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? तो -4 हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि आपका 0 के बराबर है, तो रियल रूट मान लेते हैं, लेटर से जो 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बराबर 4, यानी 10 स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 4/4 हो जाएगा। कट के कितना आ गया? 1। इट मीन्स क्या कि 10 स्क्वायर आपका अल्फा जो हो जाएगा वो कितना के बराबर हो जाएगा? 1045 के बराबर हो जाएगा। 10 कितना के बराबर? 1045, यानी 10 स्क्वायर 45 के बराबर। तो अल्फा कितना डिग्री के बराबर आ गया? 45 डिग्री के बराबर। वैल्यू क्या आ गया? रियल आ गया। यानी क्या होंगे? ये वास्तविक होंगे। ये क्या होंगे? आपको वास्तविक होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका वास्तविक वैल्यू आता है, रियल वैल्यू आता है। 1045 1 आया, तो 1 आपका कैसा वैल्यू है? रियल वैल्यू है। तो ये आपका रियल आ रहा है। इट मीन्स क्या? ये पार्ट भी आपका क्या होगा? रियल होगा, तो वास्तविक ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्या कहता है? ए और बी के वेतन बराबर हैं। यदि ए को उसके मूल वेतन का 65% भत्ता मिलता है, दोनों का वेतन बराबर है, इसको ए का मूल वेतन के बाद यानी जो वेतन मिलता है उसमें भत्ता जोड़ के मिलता है, ठीक है। और बी का जो वेतन है उसमें 80% उसको भत्ता मिलता है। तो यदि बी का मूल वेतन कितना दिया हुआ है? 1100 रुपया। तो मान लेते हैं कि ए का मूल वेतन एक्स है, ठीक है, एक्स है, और इसको भत्ता कितना मिल जाता है? एक्स प्लस कितना? एक्स प्लस एक्स का कितना परसेंट? 65%। तो एक्स का 65% हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो 65% जो एक्स का होगा वो क्या होगा? 65/100। 65% किसका? एक्स का। 65/100 गुने एक्स हो जाएगा। इतना हो गया। और ये बी वाला का क्या है? तो बी वाला का 1100 रुपया है। तो 1100 रुपया प्लस इसका 80%, 80/100 गुने 1100। ये दोनों का क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है। ये दोनों का क्या दिया हुआ है? तो बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू पूछ रहा है तो निकाल दीजिए। बी सिंपल है, बहुत आसान है, फटाक से निकाल देना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन था अगर आए हमको तो 13×5 = 65, 20×5 = 100, 5 से काट दिए तो 20 और 13 कितना हो जाएगा? 33x/20 हो जाएगा। और इधर सॉल्व कीजिएगा तो 1100, ये 2 शून्य को 2 शून्य से काट दो। अब बचा कितना हमारे पास? तो 1100 प्लस 880 रुपया। अब इसको क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। यहाँ पर तो डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। x बराबर इन दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 11 8 1980 रुपया। 1980 रुपया ये आ गया। अब इसको इधर ले जाओ तो 20 से गुना हो गया, और 33 को इधर ले आओ तो 33 से भाग हो गया। अब इसको काट दो, सिंपली काटो। 11 से कटेगा, कट जाएगा। 11 × 33, 11 × 11, 11 × 8 = 88, 0, 3 से काटो, 3 × 6 = 18, 6, यानी क्या? 1200 रुपया तो होगा। यानी क्या? अब मान लो ना कि इसको 1100 रुपया मिल रहा है, तो 80% इसको भत्ता मिल रहा है, इसको 65% भत्ता मिल रहा है, उसके बाद भी वेतन बराबर है। इसका मतलब उसको ज़्यादा वेतन मिलता होगा, और उसका 65% जोड़ देंगे, इसको कम मिलता है, ज़्यादा भत्ता मिलता है, तो बात बराबर है। कंपनी होती है ना, कहती है कि अगला को 25,000 वेतन दे रहे हैं, हमको 15,000 दीजिएगा, तो कैसे काम चलेगा? तो कंपनी होशियार होगा तो कहेगा बुर्बक हो, वो बुर्बक है, इसीलिए उसको 25,000 वेतने दिखा दिए हैं, और भत्ता उसको मिलता है 20%। तुमको हम देंगे 15,000 रुपया, 80% भत्ता देंगे तो तुमको वेतन मिलेगा 27,000 रुपया। तो कौन फायदा में रहेगा?
तो ये कबीला फायदा में रहेगा, बुड़बका को ठग लिया, तो वही कहानी यहाँ भी था। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मैं बार बार एक चीज़ आपसे कह रहा हूं कि 72 आवर्स आप हमको समर्पित कीजिए। बार बार कहता हूं कि लगातार अभी से लेकर लगातार एग्जामिनेशन दौर तक लगातार आपको, इसके बाद मैं महाभारत भी दूंगा। महाभारत में आपको टोटल क्वेश्चंस पीसीएम का रहेगा। उस पूरे सेट को तो एक पलक गिरा के नहीं देखिएगा, एकदम पलक झुकने नहीं दीजिएगा, लगातार आप देखते रहिएगा, एकदम पूरा सेट कंठस्थ होकर एकदम बिल्कुल देखिएगा। वो आपको लास्ट सेट होगा इसका महाभारत का, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका करीब है। यूपी वाले के लिए आते रहेगा, आपके लिए अंतिम हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी लेक्चर ये 2-3 दिन में आएगा, और पुराना जितना भी हम दे चुके हैं, एक भी लेक्चर मेरा बीट मत करना, एक भी लेक्चर को छूटने मत देना। छूट जाएगा तो एग्जामिनेशन से आओगे तो बहुत पछताओगे। मोबाइल खोलोगे वहाँ उपस्थित रहेगा, तुम बहुत पछताओगे, काश ये चीज़ सर बार बार चिल्ला के कह रहे थे, अगर ऐसा कर लिए होते। तो एक बार बेटा ट्रस्ट कीजिए हम पर। मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रस्ट करना सीखिए। जब तक ट्रस्ट आप नहीं करेंगे तब तक आपसे कुछ होने वाला नहीं है। और ट्रस्ट करने के बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं और आपको सीखना क्या चाहिए, ठीक है। यह आपको ट्रस्ट करने के बाद ही समझ में आएगा, अदरवाइज आप भी समझ नहीं पाइएगा और हम भी समझ नहीं ही पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, तो 81 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है, ए बी का सबसेट दिया हुआ है कि ए आपका बी का सबसेट, ए बी का सबसेट है, यानी क्या ए का सब एलिमेंट बी में पाया गया है, ठीक है। अब दूसरा दिया हुआ है कि बी यूनियन सी जो है वो आपको सी के बराबर है। इट मीन्स क्या बी यूनियन सी है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सी के सारे एलिमेंट किस में पाए गए हैं, बी में पाए गए हैं। सी के सारे एलिमेंट आपको बी में पाए गए हैं, क्योंकि वो किसके बराबर आ रहा है, सी के बराबर आ रहा है। अब नहीं, बी के सारे एलिमेंट किस में पाए गए हैं, सी में पाए गए हैं। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से ए यूनियन बी यूनियन सी अगर सी के बराबर हो, देखो ए का सारा एलिमेंट बी में पाया गया है और सी का बी का सारा एलिमेंट कहते हैं, सी का जो एलिमेंट है वो आपको किस में पाया गया है, बी में पाया गया है। यूनियन दिया हुआ है, तो यहाँ पर जरा गौर से देख लो, बस एक लाइन का क्वेश्चन है, ये आपको समझने का क्वेश्चन है, केवल समझ जाएंगे। तो ए यूनियन बी है, यानी ए बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी ए का टोटल एलिमेंट आपको बी में पाया गया। अब बी यूनियन सी आपको सी के बराबर दिया हुआ है। इट मीन्स बी यूनियन सी अगर सी के बराबर है, इसका सीधा साधा मतलब है कि बी के सारे एलिमेंट किस में पाए गए हैं, सी में पाए गए, क्योंकि यूनियन में सारा एलिमेंट लिखा जाता है। मान लो बी में 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो जो कॉमन वाला है वो भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे। इसका मतलब बी का सारा एलिमेंट सी में है, तो ए का सारा एलिमेंट बी में हो गया और बी का सारा एलिमेंट किस में हो गया, सी में हो गया, ठीक है। बी का सारा एलिमेंट किस में हो गया, सी में हो गया। इट मीन्स क्या, ए का सारा एलिमेंट किस में हो गया, सी में हो गया। इट मीन्स क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर सी। ए का सारा एलिमेंट बी में है, ठीक है। ए का जितना भी एलिमेंट में बी में है और बी का सारा एलिमेंट सी में है, यानी ए का भी बी में है और बी का भी सी में है, तो तीनों का यूनियन निकाल देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं कर पाते। अब देखिए ए इंटू बी दिया हुआ है, तो ए में आपका क्या है, तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिखो। तो पहले क्या है 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है, इसको लिखो पहला वाला 1 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 3। तो 2 2 3 3 ये है, लेकिन ये लिखने का तरीका नहीं है, क्योंकि जब हम सेट लिखते हैं तो उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, उसका रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो इसको हम सही तरीका से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितनों बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं। और बी का जब निकालिएगा यहीं से, तो बी का एलिमेंट आपको क्या सब आ जाएगा, उसका कहानी देखिएगा। तो बी का एलिमेंट आपके पास क्या आएगा, तो बी में आपका क्या दिया हुआ है 2 4 2 4 2 4। तो क्या लिखेंगे 2 4 2 4 2 4, ऐसे नहीं लिखा जाता है, रिपीटेशन से अलाउड नहीं होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा 2 और 4, यही दो चीज़ आ रहा है। आप चारों से मिलाकर देखो, ए बराबर 1 2 4 दिया हुआ, आया क्या 1 2 3 होगा नहीं, बी बराबर आपको क्या दिया हुआ है 2 4, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये सब भी सेट के क्वेश्चन छोटे छोटे रहेंगे, आपको ध्यान देना होगा,
तब ये समझ में आएगा। एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि ये 72 घंटा का समय आप हमको दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, जो पढ़ लिया, जितना पढ़ लिया, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिए। समझिए मेरा टोटल तैयारी हो गया। अब जो भी बचा हुआ है वो सर के हिसाब से 3 दिन हम चल के देखते हैं, चौथा दिन अपने परिणाम पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर आपका ये दिया हुआ है, एफ वाई निकालना। आप देखिए y बराबर क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3x - 1 दिया हुआ है और 4x - 3 दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, एफ वाई। तो एफ वाई अगर यहाँ डालिएगा ना, एफ वाई अगर डालिएगा तो एफ वाई आपको क्या आ जाएगा, 3y -1 अपॉन 4x - 3 आ जाएगा। अब y के जगह पर क्या कर रहा है, एफ वाई, तो y के जगह पर क्या है, एफ एक्स। तो y किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर। तो y के जगह पर क्या डालिए, आपका एफ वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि y आपका किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। y किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर, और एफ एक्स किसके बराबर है, इसके बराबर। इट मीन्स क्या, यहाँ एफ वाई जो था तो y के जगह पर एफ एक्स डाल दिए। तो जहाँ जहाँ आपको y डाला हुआ है उस जगह पर इसको डाल देना होगा। तो y के जगह पर डालिएगा तो 3, और y के जगह पर क्या हो जाएगा, 3x - 1 अपॉन 4x - 3 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या ये -1 हो जाएगा, और नीचे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। x के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x - 1 अपॉन में आपका 4x - 3, और ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बस इसका वैल्यू आपको निकाल देना है। ये जो वैल्यू आ रहा है तो इस वैल्यू को निकालिएगा। तो हम सॉल्व करते हैं, तो इसको गुना कर दीजिए पहले 3 से, तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9x -3, ये माइनस में जाएगा तो माइनस में 4x आप +3 हो जाएगा, और ये बट्टा वाला बट्टा से कटिए जाएगा, हम यही काट देंगे। अब 4 × 3 = 12 अब -12x अब -4 इधर करेगा तो -12x अब प्लस कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब जो कटने वाला है उसको काट दो, तो 12x से कट गया। अब ऊपर में क्या था, -3 + 3 से कट गया। ऊपर में क्या बचा, तो 5x, और नीचे में क्या बचा, 5। 5 से 5 कट गया, किसके बराबर आया, x के बराबर। यही तो निकालना था कि एफ वाई क्या होगा, तो एफ वाई बेटा x के बराबर होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बड़ी कंफ्यूजिंग था। y का वैल्यू एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ था, एफ वाई निकालना था, x के जगह पर y डाल दिए तो ये इक्वेशन आ गया पूरा। अब उसके जगह पर y के जगह पर क्या था, y बराबर एफ एक्स था, तो y के जगह पर एफ एक्स डाल दिया। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ एफ एक्स डाले, एफ एक्स का वैल्यू ये था, तो जहाँ जहाँ x था y के जगह पर एफ एक्स डाल दिए, y के जगह पर एफ एक्स डाल दिए, यहाँ पर भी y होगा। ठीक है, अब सॉल्व कर दिए, x आ गया। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि आपका एफ एक्स बराबर 4x² + 5 दिया हुआ है। अब एफ एक्स और एफ - एक्स आपको बताना है क्या होगा। एफ एक्स और, तो एफ एक्स तो दिया ही हुआ है आपके पास, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 4x² अब +5 दिया हुआ है। तो एफ - एक्स निकाल दीजिए दोनों के बीच में, तो x के जगह पर -x, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -x डाल दीजिए, तो -x² अब +5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4x² अब +5 हो जाएगा। क्या आ गया 4x + 5 क्या आ गया, वही चीज़ जो आपको था, यानी क्या, ये आपको एफ एक्स के बराबर आ गया। तो एफ - एक्स किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। समझ में आया। तो बार बार कह रहे हैं कि ये सब ही क्वेश्चंस आपको आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। आप अभी देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन इसको अगर बार बार रिपीट नहीं करेगा, खुद से आप नहीं बनाइएगा। मैथ बेटा प्रैक्टिस का चीज़ है, कॉपी कलम उठाना। फिजिक्स केमिस्ट्री तो काम आपका चल जाएगा, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा जिसमें हम लिखे हैं उसको आप लिख सकते हैं, लेकिन मैथ का एक एक क्वेश्चन आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, रोक के ना समझ में आए तो 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन प्रैक्टिस करना आप छोड़िएगा नहीं। मैं बार बार कहता हूँ एग्जामिनेशन नज़दीक है, जितना कहते हैं उतना कर लो, कहानी खत्म। ये आपका दिया हुआ है 1 के बराबर, अब इसको सॉल्व कर दो। तो क्या दिया हुआ है, log बेस 10, इधर दिया हुआ है x² - 3x अब +6 बराबर क्या, 1। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस 10 लिख सकते हैं। अब log 10 बेस 10 लिखा तो ये आपका खत्म और ये आपका खत्म, तो बचा क्या आपका x² - 3x अब +4 अब बराबर +6 बराबर 10। अब यहाँ से आ गया x² - 3x, इधर लाइएगा तो -4 बराबर 0 आ गया। ये आपको इक्वेशन आ गया, और इस इक्वेशन का क्या मान होगा वो आप निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, निकाल ही सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो बताए हैं, x² - 4x अब +x अब -4 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए, x -4 आ जाएगा। यहाँ से 1 कॉमन लीजिए, x -4 आ जाएगा, = 0 हो जाएगा, यानी x + 1, और इधर क्या x - 4 = 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा,
-1 और 4 हो जाएगा, x इक्वल टू -1 और 4 हो जाएगा। यहाँ पर गलती आंसर है, 4 और -1 होगा, ठीक है, 4 और -1 होगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये भी आपका बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें आपको कहीं से कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं थी। आप अगर सोच रहे होंगे तो गलती कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहाँ गया वो देखते हैं। बार बार कहते हैं, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, जाते जाते तक रिपीट करेंगे। 72 घंटा याद रखो, हमको समर्पित कर दो, 72 घंटा दे दो हमको। मान लो कहानी खत्म है यार, बहुत मेहनत किए, इतना मेहनत अगर करते तो कहीं एक बार जेईई का एग्जाम निकाल के बैठ जाते, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं वो सब भी। तो आप जो कर रहे हैं उतना पर जरूर फोकस कीजिएगा। यदि लॉग क्या दिया हुआ है, log 2 का मान ये दिया हुआ है, log 3 का मान ये दिया हुआ है, log √12 का मान निकालना है तो निकाल दीजिए। log क्या होगा, √12 का मान निकालना है। तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, log √12 को लिख दो 12 टू दी पावर 1/2। यहाँ से 1/2 बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, तो log 12। और log 12 को लिख दो, 1/2 बाहर है, इसको लिख दो 2 का स्क्वायर और गुने 3 लिख दो। तो log a गुने b, अब क्या आ जाएगा आपके पास, तो log 1/2 बाहर हो गया। अब यहाँ से दो ऑप्शन आएगा, 2 पे पावर 2 और प्लस क्या हो जाएगा, log 3 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर रहेगा, इधर आपका 2 बाहर निकल जाएगा, log 2 हो जाएगा प्लस आपका log 3 हो जाएगा। अब इसके वैल्यू को डाल दो तो 1/2 रहेगा, log 2 का मान कितना दिया हुआ है, डालो यहाँ पर 2 × 0.3010, ठीक है, और प्लस में क्या डाल दीजिए, तो log 3 का मान 0.4771 डाल दो। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 से गुना करो, इस सब को सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 0.5395। दिस इज योर आंसर। क्या आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो log का प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुआ। अब देखिए क्या कहता है, यदि पाठशाला के सभा भवन में बेंचों की संख्या 12 दिया गया है, बेंचों की संख्या 12 बढ़ा दी जाती है, ठीक है। कोई पाठशाला है, उसका सभा भवन में बेंच का संख्या 12 बढ़ा दिया जाए तो प्रत्येक बेंच पर एक लड़का कम बैठ सकता है। यानी पहले जितना लड़का बैठता था, बेंच बढ़ गया तो एक एक बच्चा कम भी बैठेगा तो एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है। और यदि बेंचों की संख्या को 8 कम कर दिया जाता है, 12 बढ़ा दिया जाएगा तो एक एक कम बच्चा बैठ सकता है, और 8 बेंच अगर कम कर दिया जाएगा तो एक एक लड़का प्रत्येक बेंच पर अधिक बैठेगा, तभी जाके एडजस्ट होगा। तो सभा भवन में लड़कों की संख्या कितनी होगी वो आपको तो दोनों चीज़ मानना होगा। मान लीजिए कि लड़का का संख्या मान लेते हैं x, ठीक है, और बेंच का संख्या मान लेते हैं y। बेंच का संख्या क्या मान लेते हैं y, ये आपका लड़का का संख्या x, बेंच का संख्या y। जरा सा सोचिए तो आप लोग कैसे इसको बनाइएगा। ऐसा क्वेश्चंस आपको हम नहीं दिखाते, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता तो आप क्या करते, जरा सोच के बताइए। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास आएंगे वो क्या आ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वो देखिएगा। तो पहला कहता है कि लड़का का संख्या x है और बेंच का संख्या कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है। तो आप इसमें करेंगे क्या, बेंच के हिसाब से कि लड़का का संख्या आपको x है और बेंच का संख्या क्या किया गया है कि 12 को बढ़ा दिया गया। तो लड़का का संख्या x और बेंच का संख्या y+2। तो कहता है कि प्रत्येक बेंच पर जो लड़का बैठेगा वो लड़का का बैठने का तरीका आपको कम जाएगा। कितना से कम जाएगा, तो पहले x बेंच पर y लड़का बैठता था, यानी x लड़का जो है वो y बेंच पर पहले बैठता था, x लड़का y बेंच पर बैठता था। अब एक एक बच्चा 100 में से घट जाएगा। कब घट जाएगा, जब x लड़का था y+12, बेंच का संख्या 12 को बढ़ा दिए तो x लड़का जो y बेंच पर बैठता था उसमें से एक संख्या घट गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, ये आपका xy हो जाएगा और ऊपर में क्या x - y हो जाएगा। y लीजिएगा तो x - y और इधर आपका आ जाएगा y+12। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका क्या आ जाएगा, xy और इधर आ जाएगा +12x -y² और -12y आ जाएगा और इधर आपका xy आ जाएगा। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, xy से कट गया। हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, सबको इधर ले आओ, y² -12y +12y -12x बराबर 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लो। किसके हिसाब से, तो क्वेश्चन के हिसाब से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है।
यह आपका एक चीज़ तो यहाँ से पता चल गया। दूसरा कहता है कि बेंच का संख्या घटा दिया जाता है। कितना से घट जाता है? तो 8 से घट जाता है। तो पहले x था, अब क्या हो गया? y था, y में से 8 को घटा दिए, तब जो आपका बच्चा इसमें बैठेगा वो एक एक को ज़्यादा बैठाना होगा। तब पहले y बेंच पर x बच्चा बैठता था, अब एगो बच्चा बढ़ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, दूसरा कहानी। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? xy, और इधर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा, और इसको लिखिएगा तो y माइनस 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो xy माइनस xy माइनस क्या हो जाएगा? 8x और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, और इधर आपका xy कट जाएगा। अब इसको इधर ले आइए तो आपका आ क्या जाएगा? चाहे उधरे रहने दीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 8y और वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। दो इक्वेशन आपके सामने निकल गया जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, पहला वाला में पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से हम अगर वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 को कॉमन लीजिएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब वाई स्क्वायर का वैल्यू किस में डाल दीजिए? पहला वाला में डाल दीजिए। तो पहला वाला में जैसे ही वाई स्क्वायर का वैल्यू आप डालिएगा तो आपके पास आएगा क्या? जरा उसका कहानी देखते हैं। डालिएगा वाई स्क्वायर बराबर, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? 8x प्लस वाई आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? ये प्लस कितना? 12y आ गया, और माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब यहाँ से 8x प्लस 8y, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा कि 12y ये हो गया और 8y ये हो गया, तो 20y हो गया। ठीक है, अब माइनस यहाँ से आपका माइनस 12y अब प्लस 8y, तो माइनस 4x हो गया बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से आपका y बराबर क्या आ जाएगा? 4x अपॉन 20, कट के कितना आ जाएगा? x बटा 5 आ जाएगा। x बटा 5 कितना आ गया? x बटा 5 आ गया। y का वैल्यू क्या आ गया? x बटा 5 आ गया। अब y का वैल्यू x बटा 5 आ गया, तो पहला वाला जो ऊपर में आपका इक्वेशन दिया गया है, उस ऊपर वाले इक्वेशन में या फिर से इस इक्वेशन को क्या करो? फिर इसको पहला वाला में पुट कर दो। यहाँ पुट इट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1 था। अब फिर से क्या करो? y का वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल दीजिए y का वैल्यू। तो y का वैल्यू डालिएगा तो क्या आ जाएगा? x बट्टा, हम पेन चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आते रहे कि हम क्या सब बताना चाह रहे हैं। सब अलग अलग चीज़ से लिख रहे हैं सबको। अब x वाई स्क्वायर के जगह पर, यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, वाई की जगह पर x अपॉन 5 है तो x अपॉन 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा? 12। अब y की जगह पर क्या है? x बट्टा 5 दिया हुआ है, x बट्टा 5 दिया हुआ है। ठीक है, और माइनस कितना दिया हुआ है? माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x स्क्वायर बट्टा 25 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12x बट्टा 5 आ जाएगा, माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0। अब सारे को क्या करना है? आपको सॉल्व कर लेना है। अब सारे को क्या करना है? आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा वैसे ही आपके सामने कुछ ना कुछ आंसर आपको दिखाई देगा। और आप जैसे ही x को सॉल्व कीजिएगा, तो पूछ रहा था सभा में लड़कों का संख्या, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा वो भी कहानी देखो। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने वैल्यू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 300 प्लस 60, एक्स स्क्वायर माइनस 300 एक्स प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0, यानी x का वैल्यू आपको 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आपका होगा। तो ये भी आपका बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक बार हम और समझाते। कहता है किसी पाठशाला में सभा भवन में बेंच का संख्या 12 बढ़ा दिया जाता है। मान लिए कि लड़का का संख्या x है, बेंच का y है। ठीक है, तो लड़का x था, बेंच का संख्या पहले y था, 12 को बढ़ा दिए तो x लड़का y बेंच पर बैठता था, सब पर एक एक गो कम गया, तो ये इक्वेशन आ गया। अब कहता है कि x लड़का था, बेंच का संख्या पहले y था, 8 घटा दिए तो प्रत्येक पर एक एक गो ज़्यादा लड़का बैठाना पड़ा। दो इक्वेशन आ गया, इसमें से उसमें वैल्यू पुट की, यहाँ से y का वैल्यू आ गया, y के वैल्यू को फिर उसमें डाल दिए तो x का वैल्यू निकल गया। यही हमको निकालना था। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। कहता है किसी वर्ग में छात्रों के लिए अंग्रेजी तथा हिंदी में कोई एक भाषा पढ़ना अनिवार्य है।
यानी कोई वर्ग में बच्चा पढ़ेगा तो अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से कोई एक भाषा पढ़ना अनिवार्य है। अब कहता है कि 40 छात्र अंग्रेजी पढ़ता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अंग्रेजी पढ़ने वाला है वो कितना है, 40 गो है। कहता है 16 छात्र हिंदी पढ़ता है, तो 16 गो बच्चा, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हिंदी पढ़ता है वो 16 गो बच्चा है, और 12 गो बच्चा अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़ता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ता है वो आपको 12 गो बच्चा है। तो खाली अंग्रेजी पढ़ने वाला कितना बच्चा है, केवल अंग्रेजी पढ़ने वाला कितना है, तो 40 में से 12 को घटा दीजिएगा तो 28 को बच्चा केवल अंग्रेजी पढ़ता है। केवल हिंदी पढ़ने वाला बच्चा कितना हो जाएगा, तो 16 में से 12 को घटा दीजिएगा तो 4 गो बच्चा ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों पढ़ने वाला कितना होगा, अंग्रेजी या हिंदी दोनों पढ़ने वाला बच्चा कितना हो जाएगा, तो दोनों पढ़ने वाला बच्चा आपका 12 हो गया। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास 12 4 16, यानी कितना बच्चा आएगा, 8 4 12 2 14 3 1 4, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, 44 गो बच्चा होगा। 44 गो बच्चा में केवल अंग्रेजी पढ़ने वाला 28 गो, केवल हिंदी पढ़ने वाला 4 गो, दोनों पढ़ने वाला 12 गो। बी सिंपल, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी करवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास ये क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है, इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख दो। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर लिखेंगे तो हमारे पास आ क्या जाएगा, ज़रा इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए कि क्या आएगा। जैसे ही आप इसको कीजिएगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, और इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। हम सॉल्व करना शुरू कर दिए, तो यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने पहले भी ये चीज़ बताया था कि क्या होगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा तो कटिए गया, साइन स्क्वायर थीटा था, ठीक है। अब बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना आया, 1। दिस इज योर आंसर। तो ये आपका बहुत ही खूबसूरत सा सेट था, जिस खूबसूरत सा सेट का क्या कर दिए, एंड कर दिए, यानी ये आपका सेट का लास्ट हो गया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें किए, एग्जामिनेशन करीब है, कहीं कोई टेंशन ले लेना। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, 72 आवर्स आप हमको समर्पित कर दीजिए। आप जितना फ्रस्ट्रेशन में है, जितना प्रेशर में है, आपका सारा प्रेशर 24 जब बाहर निकलिएगा 24 को, तो आप उम्मीद कीजिएगा अभी तक सब पर विश्वास किए, कहीं भी पढ़े क्या किए आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि आप केवल 72 आवर्स हमको समर्पित कीजिए, आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो बेटा हंसते मुस्कुराते नाचते गाते खेलते कूदते रहो, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्यों होगा, जो आपके साथ हैं, तो प्रॉब्लम की कोई बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, बी रिलैक्स। और एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, अब तो आप लोग का मान लीजिए परीक्षा होगा, सब चीज़ आगे भी कंटेंट बहुत सारे आते रहेंगे। आप हमसे जुड़ गए हैं तो लंबे टाइम तक जुड़े रहेंगे, ये मैं जानता हूँ। तो इतने वर्क जो हमारे द्वारा किया गया, तो एक चीज़ में कंजूसी आप नहीं करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, करना आपको भूलना नहीं है। कमेंट भी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत बुझाए तो आप डायरेक्ट हमको अप्रोच कर सकते हैं, नीचे आपका नंबर दिया गया है। हम क्या सब सुविधा दे रहे हैं वो सारा उस पर अवेलेबल है, और सारा कंटिन्यूटी आपको बिल्कुल अब मेंटेन होना शुरू हो जाएगा 24 के बाद, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।